नमस्कार सभी को। आज हमारा 100 बुक चैलेंज की बुक 1 डे 1 चैलेंज है। तो इस चैलेंज में आज हम आपको क्लासेस की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक पढ़ाएंगे, जिसमें आपका एक एक टॉपिक कवर होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपका सिंगल टॉपिक एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा, आपका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका अगर कोई एग्ज़ाम है तो 6 क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सिंगल वीडियो और पूरा सिलेबस, ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस खत्म है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना है डेडिकेशन के साथ, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मिलते हैं वीडियो के अंदर, लेट्स बिगिन। हमारा पहला चैप्टर है इस बुक का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अगर हम जानें कि भैया अर्थ सोलर सिस्टम में क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोलर सिस्टम यहाँ पर क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सामने दिख रहा होगा, लाइन को एक बार पढ़ सकते हैं आप, कि आपने कई बार सनसेट और सनराइज देखा होगा आसमान में। वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता होगा कि भाई सूरज अस्त भी हो रहा है, सूरज उग भी रहा है। तो अगर मैं छोटे छोटे शब्दों में कहूँ कि सोलर सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, सोलर सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जो किसी सूरज की वजह से है। तो हमारा सूरज क्या है, एक तारा है जो कि बहुत ही गर्म तारा है। तो उसको हम लोग सन बोलते हैं। और उसी के आसपास के जो ग्रह हैं, उसके आसपास के जो एस्ट्रॉइड्स हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। आपने कई बार सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी चमकती हुई चीज़ें हैं। लाइक कभी कभी आपको चंद्रमा ना फुल मून में दिखाई पड़ता होगा, और कभी कभी चंद्रमा न्यू मून में दिखाई पड़ता होगा। जो फुल मून चंद्रमा है उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, यानी उस दिन हमें पूरा चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और बहुत रोशनी होती है रात के समय पर। लेकिन जो न्यू मून होता है उस दिन को हम लोग अमावस्या कहते हैं। उस दिन चंद्रमा पे शेडेड होती है, उस दिन चंद्रमा पूरा नहीं दिखाई पड़ता। चंद्रमा के अलग अलग फेजेस होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो एक वर्ड आता है हमारे पास, कैलेस्टियल बॉडीज। व्हाट इज द कैलेस्टियल बॉडीज? तो कैलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। जितने भी चंद्रमा, सूरज और जितनी भी और ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइनिंग करती, चमकती हैं, वो सभी को हम कंबाइंड फॉर्म में कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। चंद्रमा भी एक कैलेस्टियल बॉडीज का पार्ट है, सूरज भी कैलेस्टियल बॉडीज का पार्ट है। और जो सूरज है वो एक तरह का तारा है। हर तारे के आसपास जो ग्रह घूम रहे होते हैं वो उसके सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो हमारे जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, इस गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा भी है। पहले के ज़माने में उसे आकाशगंगा कहते थे। तो उसी गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं और करोड़ों सोलर सिस्टम हैं। अगर करोड़ों तारे हैं तो उसके आसपास कई सारे ग्रह होंगे जहाँ पर लोग रह सकते हैं। तो ऐसे ही करोड़ों सोलर सिस्टम हैं। इसी तरह से कई सारी गैलेक्सी हैं। तो हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, वी कांट इमेजिन। तो कई सारे तारे टिमटिमाते हुए आपने नोटिस किया होगा। अच्छा, एक वर्ड हमारे पास आता है कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different group of stars. These are called constellation. जब आप रात में सोते हो कभी छत पे तो आपने देखा होगा आपको कई सारे अलग अलग पैटर्न दिखाई पड़ते हैं आसमान में। कोई तितली बनाएगा, कोई स्क्वायर टाइप का शेप बनाते हैं तारे। तो ये जो तारे होते हैं इसको हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक्स अ पैटर्न। तो जब कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स एक अलग पैटर्न बनाते हैं तो उनको हम लोग कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? ये सप्तऋषि की हेल्प से बनता है। जो सप्तऋषि का कॉन्स्टलेशन होते हैं, जिसको हम 7 तारे बोलते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो तारे होते हैं इनको हम कंबाइंड फॉर्म में उर्सा मेजर कहते हैं। सप्तऋषि की कहानी तो आपको पता ही होगी। सप्तऋषि यानी 7 बड़े बड़े ऋषि हैं। और इसी सप्तऋषि की हेल्प से जब आप खड़े हो रहे हो तो इन सभी को एक इनलाइन करो और उसकी डायरेक्शन में ही आपको एक नॉर्थ स्टार दिखाई पड़ेगा। तो पहले के ज़माने के लोग इसका डायरेक्शन पता लगाया करते थे, ये नॉर्थ स्टार है। अच्छा, आपको एक बहुत बड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आपने कई बार सुना होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी है, जो एस्ट्रोलॉजी किस वजह से आती है, वहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी में कई सारे भाव देखते हैं, घर देखते हैं, तो वो सब कैसे आता है? तो एस्ट्रोलॉजी में जब आप देखोगे तो पहले के ज़माने में लोगों ने ग्रहों की स्थिति को दिखाने के लिए, जो ग्रह हैं आज हमारे पास 8 या 9 ग्रह हैं, ठीक है, तो उनकी स्थिति को दिखाने के लिए इस आसमान को
12 भागों में बांटा था। इस पूरे आसमान को 12 भागों में बांटा था, और जिस पार्ट में जो अभी प्लैनेट पहुंच जाता है उसी को उसकी डायरेक्शन या उसकी स्टेट के फॉर्म में बताया जाता था। तो अभी आपका काम का नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्स्टलेशन क्या होता है। अच्छा, आपने ध्रुव तारे की कहानी सुनी है? आई होप आप सभी ने सुनी होगी ध्रुव तारे की कहानी, जो कि एक बच्चा था, बहुत पूजा करता था, है ना। तो उसी ध्रुव तारे के नाम पर आज का नॉर्थ स्टार यानी पोल स्टार भी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो मेन मेन चीज़ें उनको फटाफट पढ़ लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होता है? कुछ ऐसी कैलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं। वैसे हमने क्या पढ़ा अभी, कैलेस्टियल बॉडीज वो होती हैं जिनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। लेकिन कुछ कैलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जो चमकती तो हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे उन कैलेस्टियल बॉडीज को हम लोग बोलते हैं प्लैनेट्स। और प्लेनेट वर्ड कहाँ से आया? प्लेनेट वर्ड का अगर हम ग्रीक वर्ड में मतलब देखें तो उसका नाम होता है प्लेंटाई। प्लेंटाई का मतलब होता है वांडरर्स। वांडर मतलब घूमने वाले, इधर उधर घूमने वाले। तो जो एक तरह के बॉडीज सन के चारों ओर घूमती हैं एक फिक्स जगह पर, एक फिक्स रास्ते पर, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्लैनेट्स। और जो एक डिसाइडेड साइज से छोटे होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, दैट इज बौना ग्रह जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सैटर्न, अगर सैटर्न और यूरेनस नाम के प्लैनेट का अगर आपने सुना होगा उनका नाम, तो उनके चारों ओर रिंग्स हैं। और जुपिटर और मार्स के बीच में आपको भर भर के एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलेंगे। तो क्या है ये एस्ट्रॉइड, कौन सी बला है, उनको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो जो सोलर सिस्टम है, इसको अगर मैं बोलूँ तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ मेटेरॉइड्स हैं। तो पहले आप सोलर सिस्टम का डायग्राम देखो, फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम में अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो सन के पास क्या है? मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। अभी अर्थ से मार्स तक जाने के इलॉन मस्क बात कर रहे थे। इसके बाद आते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड को अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो एस्ट्रॉइड पत्थर होते हैं बड़े बड़े जो घूम रहे होते हैं। अब ये मार्स और जुपिटर के बीच में क्यों है? क्योंकि जुपिटर की तरफ ये सारे के सारे पत्थर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो ये इसके बीच में एक बेल्ट नहीं होती कोई, ये इतने सारे पत्थर होते हैं, इसलिए हमने इतने सारे पत्थर उड़ रहे हैं, इसको हमने एस्ट्रॉइड बेल्ट नाम दे दिया है। फिर जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ऐसा ही सोलर सिस्टम किसी और तारे के आसपास भी हो सकता है। इसके बाद देख लीजिए आप, सैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, फिर यूरेनस होता है, फिर नेपट्यून होता है। कई बच्चों ने प्लूटो का नाम भी सुना होगा। तो प्लूटो पहले के टाइम पर प्लैनेट कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम पर उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया है। सन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सन को अगर मैं बोलूं तो सोलर सिस्टम का हेड माना जाता है सन। ये हेड है पूरी सोलर सिस्टम फैमिली का, जो कि बहुत इसमें से गैसेस निकलती हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से ही हमारा पूरा काम चलता है। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड दी सोलर सिस्टम। क्योंकि आपको पता होगा कि जिन भी चीज़ों के बीच में वजन होता है उसकी वजह से उनमें ग्रेविटी आती है। तो सूरज है वो आकार में बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो हर प्लेनेट को अपनी ओर आकर्षित करता है और हर प्लेनेट उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जीवन बना हुआ है इस धरती पर। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं बोलूं जो सूरज है वो पता है आपको सबसे पास का तारा है हमारे। सूरज से बहुत दूर दूर तारे हैं हमसे, जितने भी तारे हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं वो जितना सूरज है उससे कई गुना दूर है। लेकिन सूरज हमारे सबसे पास का तारा है, इसके बावजूद भी सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी है, और इतनी बड़ी दूरी को लाइट यानी प्रकाश सिर्फ 8 मिनट में कवर कर लेती है। क्योंकि लाइट की स्पीड पता है आपको कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है लाइट। बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो मैंने प्लैनेट्स आपको बता दिया है। प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? 8। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इसको अगर आपको याद नहीं हो रहा है प्लैनेट, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो माई का जो एम है वो मरकरी हो जाएगा, फिर वेरी से वी जो है आपका वीनस हो जाएगा, एफिशिएंट ई से अर्थ हो जाएगा, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपट्यून। तो आई होप आप इसको लर्न कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आता है। अच्छा, बात करते हैं, मैंने कई बार आपको बोल दिया कि भैया प्लैनेट
चक्कर लगाते हैं, तो प्लैनेट जिस रास्ते से चक्कर लगाते हैं सूरज के, उस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं। प्लैनेट एक फिक्स रास्ते से चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं कभी इस रास्ते से गया घूमता हुआ कभी दूसरे रास्ते से गया, ऐसा नहीं होता। प्लैनेट्स का एक फिक्स रास्ता होता है, इसी रास्ते रास्ते जाते हैं वो, तो उस रास्ते को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है मरकरी जो है वो सूरज के सबसे पास वाला प्लैनेट है, और उसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में। अच्छा, ये रिवॉल्यूशन रोटेशन क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, उस मोशन को रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जब कोई प्लैनेट अपने अपने ही धुरी पर घूम रहा हो, जैसे लट्टू को नचा दो तो लट्टू अपने ही एक सुई के धुरी पर घूमता रहता है, तो उसको रोटेशन बोलते हैं। बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारी प्यारी पृथ्वी है जो कि सूरज की तीसरी सबसे नज़दीकी ग्रह है, और इस प्लैनेट की, इस सोलर सिस्टम की सबसे फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, अब अर्थ की मैं अगर मैं बात करूं कि शेप की, कि तो अर्थ का शेप कैसा होता है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में अर्थ का शेप क्या होता है। तो मुझे लगता है आप सभी लोग बोलेंगे स्फेयर, मतलब गोल गोल, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ का प्रॉपर शेप स्फेयर नहीं होता है। अगर आप पोल पर देखेंगे, यानी अर्थ के बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, बिल्कुल नीचे बोलेंगे तो साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वो फ्लैट है, हल्की हल्की चपटी टाइप की है, तो इस शेप को बोलते हैं हम जियोइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है अर्थ में, अगर आप अर्थ को ध्यान से देखोगे, अर्थ के मैंने 3 पार्ट कर दिए, तो अर्थ के 2 पार्ट में आपको सिर्फ पानी पानी दिखाई पड़ेगा, सिर्फ एक पार्ट में ज़मीन दिखाई पड़ेगी। इसीलिए जब अर्थ को दूर से देखते हैं तो अर्थ नीली कलर की दिखाई पड़ती है, हमने उसका नाम ब्लू प्लैनेट रख रखा है। मून, हमारे पृथ्वी का सिर्फ एक ही मून है। क्या मून भी ज़्यादा होते हैं अदर अलग अलग ग्रह के? हाँ भाई, ज़्यादा होते हैं। जैसे जुपिटर के अगर आप देखोगे तो 50+ मून्स हैं उसके, मतलब उसके आसपास कई सारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वो उसकी सैटेलाइट है। वो मून, वो जुपिटर की सैटेलाइट्स हैं, और उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, वो उनका मून भी है नेचुरल तरीके से। अब हमने बहुत सारे सैटेलाइट भेज रखी हैं आर्टिफिशियल फॉर्म में, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में उनकी तरह की सैटेलाइट होती हैं। ठीक है, तो मून का अगर मैं बोलूँ मून हमसे कितनी दूर है, तो हिंदी में बोलो तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है मून। इसके बावजूद भी मून की जो लाइट है बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि लाइट की डिस्टेंस से आपको पता है लाइट कितनी स्पीड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाती है, तो उसको आने में कम टाइम लगता है। नाउ अब आप देख लीजिए कंपेयर करके कि मून कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है। चंद्रमा 150 मिलियन किलोमीटर, जो लगातार लगाते आप देखो कितने सारे जीरो आ जाएंगे, लेकिन मून बहुत पास है। मून को अर्थ का, मून पता है आपको, मून भी अर्थ का चक्कर लगाता है, और मून मून अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, मतलब मून भी रिवॉल्यूशन भी करता है, रोटेट भी करता है। अर्थ रिवॉल्यूशन भी करती है, रोटेट भी करती है। तो जो मून है उसको रोटेशन पूरा करने में 27 डेज लगते हैं। एक अपना पूरा चक्कर कर पूरा करने में भी उसको सेम ही स्पीड से पूरा करता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जितनी स्पीड से मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उतनी ही स्पीड से मून अपने धुरी के भी चक्कर लगाता है। इसलिए मून का हमें हमेशा एक ही साइड दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मून को हमने रिसर्च से पता किया है, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसमें भी आपने सुना होगा, तो वहाँ पर रोवर भेजे गए हैं बहुत सारे, विक्रम लैंडर भेजा गया है। तो आपको बता दूं मैं कि मून पर कोई भी ऐसी सुइटेबल कंडीशन नहीं पाई गई है जिसमें इंसान रह सकता है। हाँ, हालांकि मून में बहुत सारे माउंटेन्स मिले हैं, प्लेन्स मिले हैं, डिप्रेशंस मिले हैं, मतलब थोड़े गड्ढे गुड्ढे मिले हैं बहुत सारे, है ना। आपको पता है क्या कि वहाँ पर एक माउंटेन मिला है, वो माउंटेन हमारे माउंट एवरेस्ट से 2 गुना लंबा माउंटेन है। बट क्या करें, मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं, तो वहाँ पे इंसान रह नहीं सकता है। बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की, तो एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर। पहले डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लो। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो बताया क्या गया है, तारे और प्लैनेट्स को हटा दो, सैटेलाइट्स को हटा दो, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें प्लैनेट के कंपेयर में हैं, लेकिन होती बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ये। तो एस्ट्रॉइड मतलब बड़े बड़े पत्थर, या उससे हल्के से छोटे छोटे पत्थर, तो उनके एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये एस्ट्रॉइड सूरज के चक्कर से हटकर पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, तो कई बार बताया जाता है कि पृथ्वी पर एक एस्ट्रॉइड टकरा रहा है, पृथ्वी खत्म होने वाली है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर 1 किलोमीटर डायमीटर का, 1 किलोमीटर डायमीटर वाला
एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी पर आ जाए, टकरा जाए, तो एक कॉन्टिनेंट या दो कॉन्टिनेंट पूरे पूरे वॉश आउट हो सकते हैं। तो एस्ट्रॉयड वाकई खतरनाक होता है। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड अभी तक तो नहीं टकराया है। कहा जाता है कि डायनासोर पहले जब पृथ्वी पर रहा करते थे, तो एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से ही डायनासोर की पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई। बात करें मेटेरॉइड्स, क्या होता है भाई? अच्छा, मेटेरॉइड्स जो होते हैं, अगर आप देखो तो एस्ट्रॉयड्स के छोटे फॉर्म होते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको मेटेरॉइड्स कहते हैं। ये मेटेरॉइड्स बहुत जल्दी ही सूरज की ऑर्बिट से हट जाते हैं और बहुत बार पृथ्वी पर गिर जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं। इन्हीं मेटेरॉइड्स की वजह से ही जीवन शुरू हुआ है। तो आप पता करके आएंगे कि इन मेटेरॉइड्स में ऐसा क्या था जो पहली बार पृथ्वी पर गिरे और उनसे जीवन पनपा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको पता करके आना है। ठीक है, तो मेटेरॉइड्स बहुत सारे गिरते हैं कई बार। तो जैसे ही मेटेरॉइड्स अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको उनका एटमॉस्फेयर भी पार करना पड़ता है। इतनी स्पीड से एटमॉस्फेयर पार करने की वजह से पत्थर और जो वायुमंडल में जो पार्टिकल है वो दोनों एक दूसरे को रगड़ते हैं और पत्थर में आग लग जाती है। तो कभी कभी तो पत्थर पूरा जल के खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी पत्थर पूरी तरह से जल नहीं पाता है और वही जब धरती पर टकराता है तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। जिसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, है ना। जिस तरह से कोई मिल गया मूवी में एक गड्ढा हुआ था जब यूएफओ उतरी थी। ठीक है, यूएफओ पता करके आएंगे आप, यूएफओ क्या होता है? क्या कोई बोल रहा है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हाँ जी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा कभी आपने, जैसे मैंने कभी कई बार नोटिस किया है कि बरसात के समय पर या जिस दिन बहुत साफ आसमान होता है, उस टाइम पर हमें आसमान में ऐसा लगता है वाइट वाइट बहुत मोटी सी लाइन जा रही है या कोई नदी ऐसी बह रही है। अगर आपने ध्यान दिया हो ना तो वो, कई भी लोग बोलते हैं आकाशगंगा है। हाँ, वो सही बोलते हैं। वो हमारी गैलेक्सी ही है, जिस गैलेक्सी का नाम हमने आकाशगंगा रखा है। और ऐसे ही करोड़ों गैलेक्सी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। एक गैलेक्सी में कई सारे तारे होते हैं और एक तारे कई सारे आसपास प्लेनेट हो सकते हैं। तो कई लोग ये बोलते हैं कि एलियन इस दुनिया में है या नहीं है। तो एलियन या दूसरे प्रजाति का मानव हमारे इस यूनिवर्स में है, बट हमें पता नहीं है ना, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और आप फटाफट कमेंट कीजिए कि आप मुझे बताइए, हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा है, लेकिन हमारे गैलेक्सी के सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? ए से उसका नाम है, फटाफट सर्च करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर को हम देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में क्या है। नाउ सेकंड चैप्टर अगर हम देखें तो हमारा सेकंड चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इस चैप्टर में कि भैया लैटिट्यूड ये क्या है भाई, लॉन्गिट्यूड अब तक समझ में नहीं आया। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेनी है नहीं, चिल करना है, भगवान का नाम लेना है और चैप्टर आपका क्लियर। अब कैसे क्लियर होगा वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है कि ग्लोब। भैया ग्लोब को अगर आप समझो तो सीधी सीधी भाषा में समझो ग्लोब क्या होता है। इतनी बड़ी पृथ्वी को हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो इस इतनी बड़ी पृथ्वी को हमने छोटे फॉर्म में 3D स्ट्रक्चर बनाया है, कई जगह स्कूलों में लगा होता है, जिसमें हम लोग थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली यार देश कैसे कैसे हैं। तो उसी को हम लोग ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब एक रियल मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, 3D मॉडल, जो कि साइज में बहुत छोटा है। तो ये ग्लोब होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्लोब्स होते हैं इस दुनिया में, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, बहुत सारे ग्लोब होते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें एक पॉइंटर भी लगा होता है जो उसका एक्सेस दिखाता है। जैसे कि कोई एक आलू ले लो, आलू के अंदर सुई लगा दो, तो जो सुई है उस जब आलू को घुमाओगे ना तो वो सुई के इर्द गिर्द तो घूमेगा आलू। तो इसको ये एक्सिस बोलते हैं। और इसी एक्सिस की तरह पृथ्वी भी घूमती है, लेकिन वहाँ पर रियल में कोई सुई नहीं होती है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, हमने कल्पना कर रखी है उसकी। तो पृथ्वी झुकी हुई है थोड़ा सा हमारी और घूमती है ऐसी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या भला है। भैया आपको सिर्फ सिंपल चीज़ एक समझनी है, वैसे बहुत बड़ी बड़ी कहानी दी गई है इसमें। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई लाइन। लैटिट्यूड मतलब लेटी, आपको इस तरह से याद रखना है, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड, खड़ी हुई लाइन लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अभी किस तरह से बताया गया है? पहले आपको मैंने एक्सिस समझा दिया क्या होता है। एक्सिस जिसके इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी घूमती है, रोटेट करती है। ठीक है, अब एक कई बार शब्द का यूज करते हैं हम लोग, इक्वेटर क्या होता है। अगर मैं पृथ्वी को बीच से काट दूं, ठीक है, जैसे आलू को ऊपर से नहीं बीच से काटना है, बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में काट दूं,
तो जो पृथ्वी का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है उसको मैंने एक लाइन मान लिया और उसी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ऐसे ही मैंने कई सारी लाइन ऊपर की तरफ काट दी, देखो पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसी कई सारी लाइन ऊपर की तरफ काट दी। तो ये मैं बोलता हूँ सारे लैटिट्यूड्स हैं। ऐसा नहीं 20 डिग्री पे लैटिट्यूड होगा, 40 डिग्री एक एंगल है उस पर लैटिट्यूड होगा, नहीं 1 डिग्री पे भी होगा, 2 डिग्री पे भी होगा, 3 डिग्री पर भी होगा। लेकिन 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री ये मेन मेन लैटिट्यूड हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही इस इक्वेटर के नीचे भी कई सारे ऐसे लैटिट्यूड हैं 90 डिग्री तक। 90 डिग्री पर पहुंचते ही इस लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड ऊपर जा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि लैटिट्यूड की जो लंबाई है, जो चारों ओर की लंबाई है वो कम होती चली जा रही है। देखिए 20 डिग्री पर कितनी ज़्यादा लंबाई है, 40 डिग्री पर और लंबाई कम हो गई, 60 डिग्री पर और लंबाई कर रही है, कम हो रही है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाता है इनकी लंबाइयाँ कम हो जाती हैं। ठीक है, ये इक्वेटर से पैरेलल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल और 90 डिग्री नीचे पर साउथ पोल होता है। अच्छा, अब कहानी समझते हैं कि कुछ मेन लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो बीच वाले पार्ट को जो पृथ्वी को दो हिस्से में बांटता है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के आसपास के एरिया को हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन मतलब बहुत ही गर्म जगह होती है ये, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, बेधड़क गर्मी पड़ती है यहाँ पर। लेकिन हाँ, टॉरिड जोन में बारिश भी हर रोज होती है। तो यहाँ आपको बहुत लंबे लंबे पेड़ दिखाई पड़ेंगे। अब बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे जानवर भी दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे आदमी भी दिखाई पड़ेंगे। अफ्रीका इज द फाइन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन के जस्ट ऊपर और टॉरिड जोन के जस्ट नीचे ट्रॉपिक वाला एरिया आता है जिसको हम लोग टेम्परेट जोन भी कहते हैं। तो ये ऊपर वाले एरिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। तो ये क्या है, ये लाइन का नाम है। जो लाइन टॉरिड जोन को ख़त्म करती है, जहाँ से दूसरा जोन शुरू होता है, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट भी टेम्परेट जोन है, नीचे वाला पार्ट भी टेम्परेट जोन है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे। तो ये जो लाइन इन दोनों को अलग कर रही है, तो नीचे वाले जो साउथ टेम्परेट जोन को अलग कर रही है उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन ऊपर वाले टेम्परेट जोन को जो लाइन अलग कर रही है उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस एरिया में क्या होता है, बारिश बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर आपको बड़े लंबे लंबे दूर दूर तक घास के मैदान देखने को मिलेंगे। जैसा आपको सुना होगा आपने, अमेरिका में एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, फेमस है, प्रेरीज। इस तरह के आपने घास के मैदान बहुत सुने होंगे। वहाँ पर गाय का पालन बहुत होता है, खेती बहुत होती है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ बहुत लंबे लंबे पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन घास के मैदान आपको दूर दूर तक देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जैसे ही नॉर्थ टेम्परेट जोन के ऊपर जाते हैं या साउथ टेम्परेट जोन के नीचे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक फ्रिजिड जोन देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे जाएंगे तो आपको नीचे भी एक फ्रिजिड जोन देखने को मिलेगा। तो जो लाइन इन दोनों को अलग करती है उस लाइन को नॉर्थ डायरेक्शन में बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और साउथ डायरेक्शन में उसी लाइन को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और वहीं पर अंटार्कटिका है, आपने सुना होगा। आर्कटिक सर्कल के पास है ग्रीनलैंड। तो ये दोनों जगह बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई हैं, यहाँ पर सूरज की सही से किरणें पहुँचती नहीं है और साल के 12 महीने बर्फ रहती है। एक बहुत बड़ी चीज़ आपको और बताने जा रहा हूँ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 महीने सुबह होती है, 6 महीने रात होती है। क्यों होती है उसको सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे आप। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पॉइंट होता है फ्रेड जोन के ऊपर वाला इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ पोल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हीट जोन्स अर्थ के कैसे होते हैं, तो मैंने आपको टॉरेट जोन बताया। टॉरेट जोन आपने देखा ना, तो टॉरेट जोन पर अगर आप देखोगे तो सूरज की बिल्कुल सीधी लाइट पड़ती है। अब जब सूरज की सीधी लाइट पड़ी है बिल्कुल, तो उतनी ही लाइट एक छोटे से एरिया में आ गई, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। और टेम्परेट जोन में क्या होता है, उतनी सी ही लाइट, क्योंकि अर्थ ना थोड़ी टेढ़ी है, आपको पता है। गोले पे लाइट डालोगे तो गोला बिल्कुल बॉक्स की तरह थोड़ा ना होता है, हर जगह सेम लाइट पहुंचेगी। जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ कम लाइट पहुंचेगी, तो ये जो सर्कल है वो बड़ा हो जाएगा। तो टेढ़ी जगह पर जब लाइट डाली जाएगी तो सर्कल बड़ा हो गया, वो लाइट उतनी सी ही है। और सर्कल बड़ा हो गया तो इसका मतलब कम कम लाइट पहुंचेगी। और सूरज के केस में क्या होगा, कम कम धूप पहुंचेगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो ठंडा रहेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। तो टेम्परेट जोन का टेम्परेचर हल्का सा कम रहता है,
लगभग लगभग आप देखोगे तो 15 से लेके 25-30 तक रहता है बहुत आराम से। और लेकिन यहाँ पर पानी नहीं बरसता बस। ये मेन रीज़न है, टेम्परेट जोन को हम इसलिए बुलाते हैं घास के मैदान के फॉर्म में। आप एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, मैंने आपको बता दिया है कि आर्कटिक सर्कल देख लो एक बार आप, है ना। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल और फ्रिजिड जोन के बीच के अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के जो बीच का एरिया उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक है, इनके लैटिट्यूड एक बार आप लर्न कर लीजिएगा कि आर्कटिक सर्कल कौन से लैटिट्यूड पे है, 66 1/2 डिग्री साउथ। ऐसे ही यहाँ पे आर्कटिक सर्कल 62 1/2 डिग्री नॉर्थ। तो लगभग लगभग सेम है, बस नॉर्थ और साउथ का अंतर है, दूसरा 23 डिग्री है बस। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। टाइम ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर वाली लाइन है ये हमारे भारत से होकर गई है। ये भी आप आगे देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन कहाँ गई है भारत पे, मध्य प्रदेश से होती हुई गई है, तो कई जगह से होती हुई गई है, जो भारत का बिल्कुल मिड पॉइंट माना जाता है। ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, मैंने कहा लंबी लंबी लाइन जो अर्थ को कई बीच से कैसे हम नहीं सेब काटते हैं, तो सेब काटते हैं आपने देखा होगा किस तरह से ऊपर बहुत पतला पतला होता है, बीच में बहुत मोटा मोटा सा होता है। तो इसी तरह की लाइन जो होती है हमारी पृथ्वी में, ये इमेजिनरी लाइन है, रियल में नहीं बनी हुई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की एग्जैक्टली ज़रूरत क्या थी हमें, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की ज़रूरत थी हमें इसलिए ताकि हम पृथ्वी पर किसी की भी पोजीशन जान सकें। अब जैसे कि मैंने बोल दिया, लैटिट्यूड का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि भैया अर्थ तो गोल गोल है, मैंने बोल दिया कि ये बंदा रहता है इस पार्ट में खड़ा है, 3 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो आप बोलोगे 3 किलोमीटर अमेरिका से दूर है, 3 किलोमीटर भारत से दूर है, किधर से दूर है। तो अर्थ को क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस लाइन को बोल दिया इक्वेटर। तो बोल दिया भैया इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 20 डिग्री एंगल पर है ये। तो लेकिन 20 डिग्री एंगल और लाइन देखो कितनी बड़ी है, बहुत सारी बड़ी है लाइन, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी है, 20 डिग्री में लाइन। अब इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, और ऐसा तो है नहीं घर का 1-2 कदम पार कर दिया, नहीं, ये कई किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। तो एग्जैक्टली 20 डिग्री को 20 डिग्री पर कहाँ पर है, तो इसलिए लॉन्गिट्यूड की भी हमने इसको एग्जिस्टेंस में लिया। लॉन्गिट्यूड भी ऐसी लाइन कटी हुई है। ठीक है। तो जो बीच वाली पार्ट होती है, बीच वाली लाइन लॉन्गिट्यूड में जो बीच वाला पार्ट होता है, इनकी इसके और इसके बीच की दूरी 101 किलोमीटर लगभग लगभग होती है। और पोल पे इनकी जो दूरी होती है दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस, वो 0 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। तो लॉन्गिट्यूड हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी। अच्छा, अब इस लॉन्गिट्यूड में को हम भैया रेफरेंस तो लेंगे कि लॉन्गिट्यूड का शुरुआती पॉइंट क्या हो। तो लॉन्गिट्यूड का जो शुरुआती पॉइंट है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहने लगे हैं, जो जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री से पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ अगर हम बढ़े, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा तो चला जाता है ईस्ट की तरफ। और साउथ और वेस्ट की तरफ जब बढ़ते हैं तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे होता चला जाता है 180 डिग्री तक। तो जो लाइन इन दोनों को बीच से डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ये सब इमेजिनरी लाइन्स हैं। ठीक है। जिससे अब जैसे कि मैंने बोला लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिस जिस पॉइंट पर कट करेंगी उस जगह पर उस बंदे की पोजीशन है, जिसकी हेल्प से ही हमारे जीपीएस किसी व्यक्ति की पोजीशन को पता लगा पाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, ये एक ए पॉइंट है, यहाँ पर एक बंदा है ना, एक ई पर है, एक सी पर है, एक बी पे, डी पे है। तो हम एग्जैक्टली पोजीशन कैसे पता लगाएंगे, हम तो ऐसे बोल देंगे कि बी लाइन पर है, लेकिन बी लाइन पर तो ए भी पॉइंट एक जगह है, एक ई भी जगह है। लेकिन लॉन्गिट्यूड लाइन के कट जाने से पता चल रहा है कि जहाँ पर 1 लाइन काट रही हो और बी पॉइंट काट रहा हो वहाँ पर वो बंदा है। तो 1 लाइन और बी पॉइंट कहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो इससे इस व्यक्ति की पोजीशन के बारे में हमें पता चलता है। तो आई होप आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आया होगा। अब एक आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही हम डेट बताते हैं। ठीक है। तो अर्थ पूरे दिन में कितना चक्कर लगाती है, तो क्योंकि अर्थ अपना ही रोटेशन 360 डिग्री 24 आवर्स में करती है, तो
1 आवर में कितने डिग्री चक्कर लगाती है वो आपको पता लगाना है, या 1 डिग्री अर्थ कितने टाइम में घूमती है आपको पता लगाना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा कि भैया अर्थ 15 डिग्री मूव करती है 1 घंटे में। ठीक है, 15 डिग्री मूव करती है 1 घंटे में। तो अगर आप पूर्व दिशा की तरफ आप 30 डिग्री पे चले जाते हो तो इट मीन्स आपका टाइम जो है वो 2 घंटे आगे चल रहा है जहां आप पहले थे उसके बजाय। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टाइम भी डिसाइड करते हैं। और जैसे कि अमेरिका और रशिया है, इनके बीच में एक एक इंटरनेशनल डेटलाइन डिसाइड कर दी गई है जो किसी भी कंट्री को टच करती हुई नहीं जाती। अगर आपने इस लाइन को पूर्व की तरफ से क्रॉस कर दिया है, पूर्व की तरफ से आए और पश्चिम की तरफ क्रॉस कर दिया, तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा, और इस आप पूर्व की तरफ गए तो आपका एक दिन घट जाएगा। इस तरह के इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और आती है हमारे भारत में ना भैया, हमारे भारत की जो पोजीशन है मैं बताऊं, ईस्ट और वेस्ट में, लैटिट्यूड को छोड़ दो, अभी अभी हम जम्मू कश्मीर और केरला की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो भारत की जो पोजीशन है वो ईस्ट में 97 पॉइंट कुछ है, यहाँ पे 97 डिग्री लेके चल रहा हूँ मैं, और जो वेस्ट वाला पार्ट है भारत का वो 68 डिग्री ईस्ट पर है। मैं मोटा मोटा इसको 67 मान लेता हूँ। तो आप बताइए 67 और 97 में कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। और 30 डिग्री में कितने घंटे का चेंजमेंट आता है? 2 घंटे का। यानी अगर हमें सूरज कहाँ पर, डिब्रूगढ़ असम, इस जगह पर अगर 2 घंटे पहले सूरज उगता हुआ दिखाई पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पर 5 बजे सूरज उगता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वही सूरज गुजरात में 7 बजे उगता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जो हमारा पूरब का पार्ट है वो 2 घंटे आगे है, तो जिसकी वजह से हमें टाइम वहाँ पर भी वेस्ट पार्ट में भी एडजस्ट करना पड़ा है। तो हमने इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमारे भारत में एक और स्टैंडर्ड मीडियन की लाइन बनाई गई है। ठीक है, आपको पता करना है ये कौन कौन से स्टेट से होती हुई जाती है, जो कि 80 टू 1/2 डिग्री ईस्ट पर है। इससे डिसाइड हो जाता है कि यहाँ इधर जाओ तो इतने घंटे का इंक्रीमेंट, इधर जाओ तो इतने घंटे का इंक्रीमेंट हो गया। तो मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं हम तीसरे चैप्टर की तरफ। नाउ आपका चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के क्या मोशंस होते हैं? तो मेन हमें इसमें पढ़ना है, अर्थ के 2 मोशन होते हैं। अर्थ 2 तरीके से चक्कर लगाती है, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब अपने ही धुरी पर चक्कर काटना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और किसी सूरज या किसी अदर बड़ी ऑब्जेक्ट के चारों चक्कर घूमना, वो होता है रिवॉल्यूशन। आसान भाषा में समझो तो अगर आप किसी चेयर के चारों ओर भाग रहे हो तो ये होता है रिवॉल्यूशन, और आप एक ही जगह पर खड़े खड़े घूम रहे हो तो ये होता है रोटेशन। तो अर्थ हमारी रोटेट भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है। अर्थ को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, यानी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 डेज और 1/4 आवर यानी 6 घंटे लगते हैं। लेकिन हम लोग अपनी कैलकुलेशन के लिए 6 घंटे को नहीं मानते, सिर्फ बोलते हैं कि अर्थ ने एक चक्कर पूरा कर लिया 365 दिन में, 365 डेज में, तो हमने, हमारा ये 1 साल हो गया। लेकिन जो 6 घंटे बचे हुए हैं, पहली साल 6 घंटे बचे, दूसरी साल भी वो 6 घंटे बचे, तीसरी साल भी वो 6 घंटे बचे, चौथी साल भी जब 6 घंटे सारे के सारे ऐड हो गए तो 24 घंटे बन गए। मतलब चौथी साल में जाकर 24 घंटे बन गए, यानी एक दिन ऐड हो गया। तो हर 4 साल बाद जो हमारे साल में एक दिन ऐड हो जाता है, इसीलिए हम उसको लीप ईयर कहते हैं। यानी हर साल हमारा फरवरी 28 डेज का पड़ता है, और लीप ईयर वाले दिन यानी चौथी साल में वो 29 डेज का हो जाता है। तो अगर किसी का 29 फरवरी को बर्थडे है तो भैया उसके लिए अच्छी बात है, ज़्यादा बर्थडे मनाना नहीं पड़ता, सिर्फ 29 फरवरी को मनाना पड़ता है। अच्छा, अब क्या होता है, अगर मैंने एक गेंद को लिया, उस गेंद पर टॉर्च मारी, तो गेंद के आगे वाले हिस्से पर तो लाइट पड़ेगी लेकिन पीछे वाले हिस्से पर लाइट नहीं पड़ेगी। सेम एज इट इज़ हमारी अर्थ के साथ होता है। अर्थ पर जब सन की रेस पड़ती हैं तो आगे वाले पार्ट में तो सुबह होती है लेकिन पीछे वाले पार्ट में अंधेरा होता है। तो जो लाइन इस अंधेरे और उजाले को बांटती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
समझ में आया? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं और एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डेज लगते हैं। अब इन्हीं रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं अर्थ में। रोटेशन की वजह से अर्थ में टाइड्स आते हैं, यानी जो लहरें उठती समुद्र की, वो रोटेशन की वजह से आती हैं। और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, मान लो अगर अर्थ का रिवॉल्यूशन रुक जाए तो भैया रिवॉल्यूशन रुकने पर कोई मौसम नहीं बदलेगा, रोटेशन रुकने पर एक जगह धूप ही धूप होगी, एक जगह रात ही रात होगी। तो बहुत सारा बदलाव होता है। किस तरह से बदलाव होता है, तो क्या होता है, अर्थ जो होता है वो झुका हुआ है, ऊपर की तरफ से झुका हुआ है, मतलब जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वो थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है अर्थ का। तो अर्थ अपने चारों ओर घूमती रहती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। सर्दियों के समय पर यानी 22 दिसंबर को जो अर्थ है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा इमेज में, इस पोजीशन में आती है। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टिक बोलते हैं, 10-22 दिसंबर। तो याद रखना है आपको। अब देखो ऊपर वाला पार्ट दूर है अर्थ से, सन से, कि नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट दूर होगा। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या है, सर्दी पड़ेगी, नीचे वाले पार्ट में गर्मी पड़ेगी। तो 22 दिसंबर यानी 2-3 दिन बाद अगर मैं देखूँ तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है नॉर्थन वाले पार्ट में। लेकिन वहीं 25 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में क्या होता है, गर्मी के दिन होते हैं, गर्मी पड़ रही होती है, तब वो लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ वाले का जब सर्दी होगी तब साउथ वाले गर्मी होगी, जब साउथ वाले गर्मी होगी तो नॉर्थ वाले की सर्दी होगी, उल्टा रहता है। ठीक है, इसी तरह से 21 जून के आसपास देख लीजिए अर्थ कौन सी पोजीशन पे है। जो ऊपर वाला हिस्सा है अर्थ का, नॉर्थन हेमिस्फेयर है, वो सूरज के पास होता है, तो नॉर्थ वाले पार्ट पर गर्मी बहुत पड़ती है। ये समय होता है 21 जून का, जिसकी वजह से दिन और रात में भी अंतर आता है। लेकिन दो टाइम ऐसे आते हैं जिस टाइम पर अर्थ में दिन भी बराबर टाइम का होता है, अर्थ ही बराबर टाइम की होती है, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, जो कि सर्दी के बाद भी आता है और गर्मी के बाद भी आता है। तो इक्विनॉक्स क्या होता है, एक 21 मार्च को आता है, दूसरा 23 सितंबर को आता है। ठीक है, अच्छा लीप ईयर के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको लीप ईयर कहते हैं। डन, ओके। नाउ आगे और बढ़ते हैं, क्या कहानी है। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म हो चुकी है पूरी। इक्विनॉक्स विंटर सोल्स्टिस मैंने आपको बता दिया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नाउ चैप्टर हमारा है मैप्स। व्हाट इज मैप्स? भैया मैप्स को अगर हम समझें तो मैप्स क्या होता है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। मतलब जो ग्लोब थी, हमारे पास ग्लोब था, उसको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो उस ग्लोब को हमने फ्लैट सरफेस के तौर पर एक पेपर पर दिखाया है, बड़ा बड़ा करके, ताकि हम स्केलिंग भी कर सकें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैप। अब स्केलिंग क्या चीज़ होती है, कभी कभी मैप में आपको दिखाया जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर। यानी स्केल से अगर आप किसी दो कॉन्टिनेंट की दूरी मैप में नापते हो, जो कि 3 सेंटीमीटर आ रहा हो, तो उसकी डिस्टेंस उस स्केल के अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड में 500 या 1500 किलोमीटर होगी। तो इस तरह का मैप यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करता है मैप। अच्छा, तो मैप कितने टाइप के होते हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैप कितने टाइप के होते हैं। एक फिजिकल होता है, एक पॉलिटिकल होता है, एक थेमेटिक होता है। फिजिकल मैप क्या होता है, जिसमें हम लोग नदी, प्लेन्स, समुद्र, इन सब के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल मैप। पॉलिटिकल क्या होता है, जिसमें हम लोग बाउंड्रीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ये मेरा देश है, इस देश की ये लाइन है, उसको उस तरफ दूसरा देश है। तो इन सब चीज़ों को जब पढ़ते हैं पॉलिटिक्स के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। अब एक तीसरा मैप होता है थीमेटिक मैप, जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो आर्मी वाले और ये सब लोग यूज़ करते हैं, वो थीमेटिक मैप होता है। जैसे रोड के बारे में बताया है, ये रोड कैसे कहाँ जाएगी, एग्जैक्टली हर चीज़ पता होती है, वो थीमेटिक मैप होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह के मैप आपको गिवन है। अच्छा, मैप में 3 मेन चीज़ होती हैं, एक होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अगर डिस्टेंस पता है तो आपका मैप काम कर जाएगा, सिंबलों को पढ़ना आता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है, तो आपका मैप काम कर जाएगा आपका। और तीसरा है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने मैप में देखा होगा ऊपर एन करके एरो बना होता है, दैट दैट शोज कि इधर जाने वाली डायरेक्शन नॉर्थ है। ठीक है, डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, डिस्टेंस क्या होता है।
डिस्टेंस मान लो लिखा हुआ है उस पर 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। तो वो उस मैप में आप जिस भी जिनकी भी जो दूरी है, कॉन्टिनेंट्स हैं या कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इन दो दूसरी जगह के बीच की डिस्टेंस नापिए। अगर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो उसका 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे हम रियल में डिस्टेंस निकाल पाते हैं। तो आई होप आपको मैप के बारे में बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। इस मैप को देखिए, पढ़िए, एक स्केल लेके डिस्टेंस नापिए। ठीक है। अच्छा, कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स जो पॉइंट्स हमें डायरेक्शन बताते हैं उनको कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आपको 4 देखने को मिलेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने बोल तो लिया, लेकिन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से जो लाइन गई है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्थ वेस्ट, है ना? या वेस्ट नॉर्थ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम दोनों को काम कर पा रहे हैं यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंबल्स क्या होता है? सिंबल्स जो कि मैप में होते हैं, जैसे हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्रिजेस, अगर हमें दिखाने पुल कहाँ पर है यहाँ पे, तो हम मैप में छोटा छोटा बना देंगे, इतना बड़ा बड़ा ब्रिज नहीं लिखेंगे, है ना? छोटा सा एक सिंबल बना दिया, पता चल जाएगा यहाँ पे ब्रिज है। यहाँ पर क्या बनता है, प्लस बना दिया तो यहाँ पर हॉस्पिटल है। इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। डबल लाइन बना दी, इसका मतलब पक्का रोड है। नीला नीला बना दिया, उसका मतलब वहाँ समुद्र या पान नदी है या कोई तालाब वाला टाइप का है कुछ। तो ये सिंबल्स इस तरह से हेल्प किए जाते हैं, हेल्प में लिए जाते हैं। ये एक मैप पे पता करेंगे आप क्या होता है। अच्छा, स्केच क्या होता है? स्केच और प्लान क्या होता है? जैसे कि मैंने अब मेरे मेरे से किसी दोस्त ने मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई तेरा घर किधर है, तो मैं उसको नॉर्मली बता दूंगा, बहुत ही तफरीह बना के, ये देख गली गई है, इस गली से पहले जाओगे, दाएं मुड़ोगे, फिर बाएं मुड़ोगे, फिर सीधे जाओगे, फिर बाएं मुड़ के फिर आ जाओगे वापस। तो ये जो रास्ता मैंने बताया है रफली बना दिया, दैट इज कॉल्ड स्केच। बट वहीं प्लान की अगर मैं बोलूँ तो एक छोटे से एरिया की, जैसे मैंने बोला गाँव, इस गांव में घुस के हमें आतंकवादियों को मारना है, तो उस गांव के बारे में एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वाली डिटेल आपके पास होती है, उसको हम बोलते हैं प्लान। वो बनाते हैं हम लोग, वो प्लान होता है। उसमें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव डिटेल होती है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं। ठीक है। तो प्लान आपको समझ में आ गया? आई होप आपको पूरा समझ में आया है।